एक समय पे IBM घर घर में जाना जाता था। वो मोस्ट वेल नोन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे पूरी दुनिया में। मगर आज हालांकि लोग अभी भी उनका नाम जानते हैं, मगर कोई भी उनसे कंप्यूटर नहीं खरीदता। इनफैक्ट आप लोग उनसे कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस 20 साल पहले ही लेनोवो को बेच दिया है। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि हर तरह से IBM फर्स्ट मूवर था पीसी इंडस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने पहला पीसी 1981 में बना दिया था, और कंपनी का नाम खुद से ही इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था। मगर फिर भी लेट 1980s तक IBM मार्केट शेयर लूज करा था नई कंपनी से, जैसे डेल और कॉम्पैक। और ख़राब चीज़ तो ये थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे उन्होंने फंड किया था वो माइक्रोसॉफ्ट बन गया। ये डाउन ट्रेंड 1990s तक और ख़राब हुआ, क्योंकि IBM जो है सबसे ख़राब क्वार्टर में चला गया कॉर्पोरेट हिस्ट्री के, जिसने $4.96 बिलियन गंवाए। IBM की मार्केट कैप आधी हो गई, वहीं पे S&P 500 डबल हो गया। फॉर्चुनेटली IBM के लिए .com बबल ने उन्हें थोड़ी सी जगह दे दी थी सांस लेने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उन पर भरोसा था। मगर जैसे ही .com बबल कोलैप्स हुआ अर्ली 2000s के दौरान, वापस से IBM की अंडर परफॉर्मेंस पे शिफ्ट हो गया पीसी मार्केट के अंदर सबका फोकस। और इवेंचुअली इसी की वजह से IBM ने अपने मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बिजनेस को ही बेच दिया। और इस सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को लगेगा कि IBM बैंकरप्सी पे जाएगा या फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगा, मगर एग्जैक्टली अपोजिट हुआ, क्योंकि IBM के रेवेन्यू, अर्निंग्स, मार्केट कैप सारी चीज़ें आसमान छूने लगी। और IBM ने तो इवन माइक्रोसॉफ्ट को ओवरटेक कर लिया था कुछ सालों तक, जब तक कि वो वापस ट्रैक पे नहीं आए थे। आज IBM की मार्केट कैप $133 बिलियन की है, जो कि दुनिया की 90th लार्जेस्ट कंपनी बना देता है उनको। क्लियरली पीसी इंडस्ट्री में लूज करने के बावजूद भी IBM को कुछ नहीं हुआ। तो जान लेते हैं, आज देख लेते हैं राइज, फॉल और रेसरेक्शन दुनिया की सबसे आइकॉनिक ब्रांड की। अगर हम लोग पीछे जाएं तो IBM की जड़ें हमें 1800s में लेके जाती है 4 अलग अलग कंपनीज में, जिनमें आती है बंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, द इंटरनेशनल टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी एंड द कंप्यूटिंग स्केल कंपनी ऑफ अमेरिका। और सबसे ज़रूरी इन कंपनीज में से थी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये कंपनी फोकस करती थी डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स बनाने में, पंच कार्ड्स के लिए। ये उस समय एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुई, क्योंकि मस्ट हैव थी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और फैक्ट्रीज में ये चीज़। मगर दिक्कत ये थी कि रेवेन्यू जो था इस बिजनेस में वो कम ही था और अनरिलायबल था। कितनी कंपनीज और फैक्ट्रीज को ही पंच कार्ड मशीन खरीदने की ज़रूरत होगी, शायद एक दो बार कई सालों में। तो जो फाउंडर है कंपनी के, हरमैन हॉलत, उन्होंने अपना फोकस बड़े प्रोजेक्ट 1900 के US सेंसस में लगाया। उस सेंसस ने उनकी मशीन्स को काफ़ी बड़ा चैलेंज दिया वॉल्यूम और स्केल के मामले में, मगर हरमान ने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। इसी की वजह से इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम हुआ। इस चीज़ के बावजूद भी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा उनको वापस ज़ीरो में आने के लिए, क्योंकि US जो है सेंसस हर 10 सालों में कराता है। तो रेवेन्यू वापस से छोटा और अनरिलायबल हो गया। हालांकि हरमान चीज़ों को बदलना चाहते थे, मगर वो 50 साल की उम्र में आ रहे थे और उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी को चार्ल्स फ्लिंट को बेच देंगे $2.3 मिलियन में। फ्लिंट ने इस कंपनी को बाकी और बिजनेस के साथ जोड़ के एक नई कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था CTR। और काफ़ी जल्दी ये ऑब्वियस था कि फ्लिंट काफ़ी कमाल के हैं बिजनेस में। उन्होंने कंपनी की टेक्निकल चीज़ों में तो कोई भी बदलाव नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने फोकस किया एक्सपेंड करने में यूज़ केसेस और सेल्स फोर्स को। उन्होंने एग्जीक्यूटिव को हायर किया जिनका नाम था थॉमस जे वॉटसन, और वॉटसन जो है वो आगे जाके IBM के फादर बने। जो पहली थिंग जो वॉटसन ने की वो थी कि कई सारे सेल्समैन और टेक टीम को हायर किया और उन्हें एंटरप्राइज सेल्स के बारे में बताया। उन्होंने उनमें वैल्यूज़ डाली, कंपनी की प्राइड, अनबीटेबल कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनलिज्म की। वॉटसन ने स्कोप भी बढ़ाया कंपनी का, पंच कार्ड मशीन्स को बेचने से कॉर्पोरेशन को लार्ज स्केल टैबुलेटिंग सॉल्यूशंस देने में। ये जो है एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ, और वॉटसन ने कंपनी का रेवेन्यू को 4 सालों में डबल कर दिया जब उन्होंने टेक ओवर किया उसके बाद। और काफ़ी जल्द CTR एक्सपेंड करने लगा इंटरनेशनली, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। वॉटसन ने अपनी कंपनीज की ब्रांडिंग और पब्लिक इमेज बनाने की सोची यहाँ पे, और सबसे पहली ब्रांडिंग उनके दिमाग में आई कि कंपनी का स्लोगन बनाया जाए। और उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन ढूंढा जो कि उन्होंने लास्ट जॉब में सोचा था, थिंक। आप लोगों को याद होगा ये स्लोगन आज, क्योंकि लेनोवो थिंकपैड का यही नाम है। एनीवेज, वॉटसन के पास अब एक कंपनी स्लोगन था, मगर फिर भी एक चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी। वॉटसन को CTR नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्हें लग रहा था कि काफ़ी अजीब सा है। तो 1924 में उन्होंने कंपनी का नाम बदल के IBM या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया। ऐसा लग रहा था नाम चेंज जो है थोड़ा सा अनलकी है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आ गया नाम चेंज के बाद ही।
ग्रेट डिप्रेशन ने आईबीएम को बहुत बड़ी दिक्कत दे दी क्योंकि बिजनेसेस कोलैप्स कर रहे थे और क्योंकि आईबीएम B2B बिजनेस देता था उनको एक्सट्रीमली दिक्कत हो रही थी क्लाइंट्स को अपने साथ रखने में। नंदलेस वॉटसन ने पैनिक नहीं किया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे इस आइडिया के कि अगर आपके पास अच्छी टीम है जो कि अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रही है तो डिमांड अपने आप ही आ जाएगी। वॉटसन ने ना कि सिर्फ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया ग्रेट डिप्रेशन के दौरान मगर उनके फ़ायदों को भी बढ़ा दिया। आईबीएम कुछ ही पहली ऐसी कंपनीज में से एक थी जो कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, सर्वाइवर बेनिफिट्स और पेड वेकेशंस देती थी। मगर वॉटसन के पॉजिटिव अप्रोच के बावजूद भी इफेक्ट्स है ग्रेट डिप्रेशन के वो आईबीएम में दिखने लगे थे। आईबीएम जो है मैसिव इन्वेंट्री बना रहा था टैबलेटिंग इक्विपमेंट की जिसमें कोई भी मार्केट नहीं था बेचने के लिए। मगर जैसे कि वॉटसन उम्मीद कर रहे थे एक अपॉर्चुनिटी आई वो भी बहुत बड़ी। 1935 में एफडीआर ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट को साइन किया जिसमें ज़रूरी था कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को 26 मिलियन लोगों के टैबुलेट किया जाए। आईबीएम ऐसी कंपनी थी जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिड किया और डिप्रेशन के अंत तक आईबीएम जो है मिड साइज कंपनी से इंडस्ट्री लीडर तक बड़ा हो चुका था और उनकी डोमिनेंस वर्ल्ड वॉर 2 में और बढ़ी क्योंकि आईबीएम के टैबलेटिंग इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ी वॉर के दौरान। एलाइड फोर्सेस ने आईबीएम का इक्विपमेंट किया कई सारी चीज़ों में जैसे मोबाइल रिकॉर्ड यूनिट्स, बैलिस्टिक्स, अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक्स और ऑफ कोर्स पंच कार्ड्स के लिए। इस डिमांड को पूरा करने के लिए आईबीएम ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने नई फैक्ट्रीज खोली ऑल अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट और कैलिफोर्निया में। इस बड़ी सी ग्रोथ के बावजूद भी वॉटसन के दिमाग में एक डर बैठा हुआ था, क्या होगा अगर वॉर ख़त्म हो गई और गवर्नमेंट ने सारी फंडिंग काट दी तो। वॉटसन ने इस इशू को पहले से ही देखना शुरू कर दिया और इसी की वजह से आईबीएम की इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाई उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड वॉर ट्रेड कॉपरेशन बना दी थी उन्होंने। मगर जैसा हुआ कि प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई यूएस जो है कोल्ड वॉर के अंदर आ गया। हालांकि गवर्नमेंट को टैबलेटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत तो नहीं थी मगर उन्हें हाईली इंटेलिजेंट मशीन कंप्यूटर की ज़रूरत ज़रूर थी और इसी की वजह से आईबीएम पीसी गेम में आया। अनफॉर्चुनेटली वॉटसन इस एवोल्यूशन को कभी भी नहीं देख पाए क्योंकि वो 1956 में चल बसे। मगर उन्होंने फाउंडेशन रख दी थी आईबीएम की पीसी मार्केट में और एक ही साल बाद जब वॉटसन चल बसे थे आईबीएम ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टेन को लाया। आईबीएम ने इसके बाद कई सारे और कंप्यूटर्स लॉन्च करे जैसे IBM 1401 और IBM 1403 मगर ब्रेक थ्रू 1964 तक नहीं आया था जब उन्होंने IBM सिस्टम 360 को लॉन्च किया। उस कंप्यूटर में एक ऐसा फीचर था जो कि उससे सबसे अलग बनाता था कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं आते थे। दूसरे शब्दों में आप लोग अपग्रेड कर सकते थे या बदल सकते थे सॉफ्टवेयर को और ये चीज़ काफ़ी कमाल की साबित हुई नासा के लिए क्योंकि नासा ने IBM के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले इंसानों को चांद पे लैंड करवाया था 1969 में। ये नो डाउट गोल्डन एज थी आईबीएम के लिए मगर वॉटसन का डर जो था 25 साल पहले वो आने लगा था क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को कम कर दिया था स्पेस रेस जीतने के बाद। हालांकि गवर्नमेंट ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए थे, आईबीएम किसी भी तरह से स्ट्रेस में नहीं था क्योंकि पिछले 30 सालों में आईबीएम ने इंटरनेशनल ब्रांड बना लिया था जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज थी क्लाइंट की तरह, तो वो किसी भी तरह से ख़त्म तो नहीं होने वाले थे। मगर क्योंकि उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट साइड की चीज़ों को मैक्स कर लिया था, आईबीएम जो था वो नए तरीके ढूंढ रहा था ग्रो करने के लिए जैसे कि पब्लिक सेक्टर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि आईबीएम के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एवरीडे कंज्यूमर्स को बेचने के लिए और जैसा कि इसमें देखने को मिला आईबीएम को उस समय पता नहीं था और उन्हें प्रोजेक्ट स्कैम को 1973 में लॉन्च कर दिया। ये प्रोजेक्ट इवेंचुअली इंट्रोडक्शन बना आईबीएम के पहले पर्सनल कंप्यूटर की 1981 में द IBM 5150। वैसे ये कंप्यूटर काफ़ी बड़ा सक्सेस बना क्योंकि उसने पीसीस को काफ़ी अफोर्डेबल बना दिया था पहली बार में क्योंकि 5150 जो है $1,600 की प्राइस में लॉन्च हुआ था और हालांकि कोई भी सस्ता नहीं है क्योंकि $5,200 होते हैं आज के। ये बहुत ज़्यादा सस्ता था हर चीज़ से जो मार्केट में था। जेरोक्स स्टार का एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी कॉस्ट तो $16,500 थी और वहीं पे जो एप्पल मैकिनटॉश था वो $2,500 का आता था। तो बजट ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए जो कि ज़्यादातर कस्टमर्स होते हैं 5150 टॉप चॉइस थी उनकी। इसी वजह से आईबीएम जो है मार्केट में डोमिनेट कर रहा था अर्ली 1980s तक और वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी मगर लोग आईबीएम के कंप्यूटर्स को इसलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि उनके कुछ यूनिक फीचर थे या फिर ब्रांड पसंद था लोगों को। इसके बजाय आईबीएम की पॉपुलैरिटी उनकी प्राइस की वजह से आई थी और ये कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती क्योंकि बॉटम की रेस में ही जाता है इससे हमेशा। और एग्जैक्टली यही चीज़ हुई, डजन्स ऑफ नए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जैसे डेल आने लगे मगर एक डिफरेंस था मैन्युफैक्चरर्स जैसे आईबीएम और मैन्युफैक्चरर्स जैसे डेल में, वो ये था कि कंपनीज जैसे डेल है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे पूरी तरह से, वो लोग कंप्यूटर असेंबलर्स थे। उन्होंने नया आर्किटेक्चर नहीं बनाया था या फिर सॉफ्टवेयर नहीं लगाया था उसमें, उन्होंने सबसे सस्ते पार्ट्स मार्केट में लिए, MS-DOS इंस्टॉल किया, उसे जोड़ के दे दिया। इसी की वजह से अंडरकट कर पाए वो आईबीएम को काफ़ी बड़े मार्जिन से।
फॉर एग्जाम्पल जो डेल टर्बो है उसकी कॉस्ट $795 की थी, जो कि IBM से आधी थी। और क्योंकि IBM ने कोई भी ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनाई थी, लोगों ने सस्ते कंप्यूटर्स पे जल्दी से स्विच कर लिया। और सच्चाई तो ये थी कि IBM जो है वो उन प्राइसेस पे कम्पीट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ओवरहेड था और R&D के खर्चे भी ज़्यादा थे उनके। IBM ने हालांकि वहीं पे क्विट नहीं किया, वो PC मार्केट शेयर को गंवाते रहे साल दर साल। और ये तब तक नहीं था जब तक .com बबल नहीं आया कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया अपने PC बिजनेस को लेनोवो को बेच देंगे। और यहीं पे IBM का अंत आ गया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मार्केट में। हालांकि IBM कंज्यूमर PC मार्केट में ख़त्म हो चुका था, उनका कमर्शियल बिजनेस अभी भी अच्छा कर रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि डबल डाउन कर लेंगे कमर्शियल कस्टमर्स में। और इसी की वजह से उनके हाथ एक नई सोने की खदान लगी, जो थी सर्वर्स, डेटाबेस और कई सारी क्लाउड कंप्यूटिंग। और काफ़ी जल्द IBM जो है चीज़ों को बदलने लगा और ऐसा लग रहा था कि IBM वापस से बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। मगर उसके बाद भी सारी चीज़ें सही नहीं रही IBM के लिए, क्योंकि उनकी फ्रीडम क्लाउड मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। उसके बाद से बेसिकली हर कंपनी जो है उस मार्केट में आ रही है, चाहे वो एप्पल, गूगल, डेल, ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट हो, उन सबको उस केक का छोटा सा हिस्सा तो चाहिए। इसके वजह से IBM जो है क्लाउड गेम्स को गंवाता गया। इनफैक्ट IBM जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुका है वापस से, और पिछले 10 सालों में IBM का रेवेन्यू आधा हो चुका है, $100 बिलियन से $60 बिलियन तक। और इसी तरह की कहानी उनकी नेट इनकम में भी देखी जा सकती, जो कि $15 बिलियन से सिर्फ $1.2 बिलियन पे रह चुकी है। और ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी IBM को काफ़ी अच्छा क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि वो PE रेशो 100 से ज़्यादा का मेंटेन कर रहे हैं। मगर अगर IBM इसी तरह की ख़राब परफॉर्मेंस दिखाता है ना, तो ये तो क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टर्स कब तक इस चीज़ को झेलेंगे। मगर ये चीज़ें सिर्फ मैं सोचता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है IBM का कोई फ्यूचर है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप खुश हो IBM के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।